सन 1963 दुनिया का पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल हुआ वो अमेरिका के शहर डेनवर में हुआ। उसके 25 साल बाद 1998 में भारत में दिल्ली में एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट होता है 5 नवंबर 1998 को, यानी कि देश की स्वतंत्रता के 51 साल बाद। और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में डॉक्टर अरविंदर का बड़ा योगदान था। 4100 सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट्स सर कर चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि सर की एक चिंता है जो आपने ट्विटर पे भी जाहिर की थी। ये जो आज के यूथ में आप देख रहे हैं, लिवर के इश्यूज काफ़ी हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या ये चिंता का विषय है? देखिए, आजकल जो लिवर के इश्यूज है, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन में है, वो मेनली 2 कारण से। एक अल्कोहल का अब्यूज़, यानी कि शराब का सेवन बहुत एक्सेस में करना, और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसमें डायबिटीज़ हो जो कंट्रोल ना हो, या ओवरवेट हो, या लिपिड्स जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो ख़राब हो, तो या कुछ फेमिलियल टेंडेंसी हो, तो उससे फैटी लिवर होता है। और फैटी लिवर अल्टीमेटली लिवर इन्फ्लेमेशन में बदलता है और फिर सिरोसिस में बदलता है। तो ये 2 मेन कारण। तो अब पहले बात करते हैं शराब से ख़राब होने वाले लिवर का प्रॉब्लम, यानी कि अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज। तो पिछले 3-4 साल में मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। The incidence of alcohol-induced liver failure has really risen over the last 4 years. और ये सिर्फ यूथ में ज़्यादा दिख रहा है या अक्रॉस एजेस ये है? ये अक्रॉस एजेस है, पर जनरली हम देखते हैं कि 20 से 50 साल के लोगों में ये ज़्यादा हो रहा है। और इसके कई कारण। जो यूथ होता है उसमें एक तो ये है कि पीयर प्रेशर काफ़ी होता है। पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ऐसा था कि कुछ फैमिलीज़ में अल्कोहल बिल्कुल नहीं लिया जाता था और उनके यूथ जो हैं वो फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। लेकिन अभी यूथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट एक्शन वाले हो गए हैं। उन्हें जो करना है वो करना है। तो पीयर प्रेशर से काफ़ी लोग शराब से इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर एक्सेस हो जाता है। स्पेशली क्या होता है कि आजकल की लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, या यंग जो जॉब्स करते हैं 30 साल 35 साल के लोग, तो ड्यूरिंग द वीक वो बिजी रहते हैं और वीकेंड पे फिर बिंजिंग होती है। पार्टी होती है, बिंजिंग होती है, और एक तरह से कंपटीशन होता है कि कौन कितने शॉट्स लेगा। एक तक इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेविडो विद अ पीयर ग्रुप। तो वो सबको यही इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि मैं इतने ले सकता हूँ, वो इतने ले सकती है। तो और इसमें मेल फीमेल का भी कोई खास डिफ्रेंसिएशन बचा नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मेल्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, और अब ऐसा है कि जो 10 केस हमारे पास आते हैं उसमें 7 मेल्स होते हैं और 3 फीमेल्स होती हैं लिवर फेलियर वाले। धीरे धीरे वो कंपोजिशन चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो रहा है। और आप अगर देखें तो 10 साल पहले जो अल्कोहलिक सिरोसिस वाले आते थे उसमें कहना चाहिए कि 50 में 49 लोग मेल्स थे और 1 फीमेल थे। तो जो प्रपोर्शन है ये काफ़ी चेंज हो रहा है। और वीकेंड बिंजिंग एक बहुत ही गलत फहमी है कि लोग इसको सेफ मानते हैं कि देखिए हम रोज नहीं पीते, रोज नहीं पीते हैं और वीकेंड पे हम इतना पी लेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, एक तरह से डिटॉक्स करेंगे और फिर वीकेंड के लिए दोबारा तैयार हो जाए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि बिंजिंग जो है, टिपिकली बिंजिंग क्या होती है? बिंजिंग होती है जब एक इंसान, एक मेल 5 ड्रिंक से ज़्यादा या एक फीमेल 4 ड्रिंक से ज़्यादा 2 घंटे के अंतर में पी लें। एक ड्रिंक होती है एक रेगुलर पैग ऑफ हार्ड लिकर, 30 to 45 ml ऑफ विस्की और वोडका, और 150 ml ऑफ वाइन और 350 ml ऑफ बियर। इन सब की बेसिकली जो अल्कोहल वैल्यू है वो सेम, एंड द अमाउंट दे कैन हर्ट द लिवर इज द सेम। तो ये दूसरी गलत फहमी कि हम वाइन और बियर पीते हैं तो वो शराब नहीं। लेकिन जितनी वाइन और बियर पी जाती है कंपेयर टू अ पेग और 2 ऑफ हार्ड लिकर, उसकी लिवर को हार्म करने की क्षमता उतनी ही है जितनी हार्ड लिकर की होती है।
तो all kinds of alcohol is alcohol. It's not the type of alcohol. It's the fact that alcohol is consumed in whatever form, उससे liver damage होता है. अब आते हैं binge drinking. Binge drinking में टिपिकली क्या होता है कि 3-4 ड्रिंक्स के बाद जजमेंट क्लाउडेड हो जाती है. उसके बाद इंसान को अपने पे कंट्रोल पूरा नहीं रहता है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है. ये तो आप समझते हैं. बिल्कुल. तो 3 के बाद 6 कब हो जाता है और 8 कब हो जाता है और उसके बाद उसको उल्टियाँ कब आती हैं और उसके बाद वो फेंट कब हो जाते हैं या जहाँ है वहीं पड़े रहते, पूरी रात पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, ये सब किसी को पता नहीं चलता. तो जब उस स्टेज में आ जाते हैं तब गलतियाँ होती हैं, जजमेंट की गलतियाँ होती हैं, जिससे जो वायलेंस में वो वायलेंस हो सकती है, क्राइम हो सकती है, ऑफ कोर्स लिवर को टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो सडन लिवर फेलियर डेवलप हो सकता है. आप टिपिकली इवन 3-4-6 हफ्ते में हर हफ्ते अगर बिंजिंग हो तो इससे सीरियस लिवर फेलियर जो कि जानलेवा हो सकता है वो हो सकता है, इवन इफ द पर्सन डज नॉट हैव अल्कोहल रेगुलर. तो इतना उसका डैमेज हो सकता है बिंज ड्रिंकिंग. तो कह लीजिए सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशल एक फैब्रिक बदल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल थोड़ी इजी हो गई है, तो कुछ भी कहिए, लेकिन या यूथ जो है थोड़े डिसगाइडेड हो गए हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इससे भी आप बोलें तो ये ट्रेंड है जो बहुत ही वारिसम है, बहुत ही गलत है. देखिए मैं यहाँ मॉरल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यंग 25-30 ईयर ओल्ड जब लिवर फेलियर में आते हैं तो बुरा लगता है. उनकी पूरी लाइफ उनके आगे पड़ी है और अल्कोहल से उन्होंने अपनी ये हालत बनाई. तो not only the incidence of alcohol induced liver failure has gone up over the past few years, but also younger people and females are getting more affected compared to before. ये एक चेंज आया है, एक जिसको कहना चाहिए डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर फेलियर की, वो भी चेंज यंगर एज पे आ रही है और लेडीज़ को भी अफेक्ट हो रहा है. तो जो लोग सुन रहे हैं इस एज ग्रुप में अब वो एक ऐसा सिचुएशन आ गया जैसे आपने कहा पीयर प्रेशर भी है, एक माहौल भी चेंज हो गया है, घर से दूर है, इंडिपेंडेंट है और एक चाहते भी हैं कि लोग दे वांट टू रिलैक्स ऑल्सो. इवन दोज हु आर वर्किंग, जो कॉलेज ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके लिए भी वही सैटरडे का एक ऑफ मिलता है, संडे का, तो वो भी सोचते हैं कि लाइक टू कूल डाउन, लाइक रिलैक्स करने के लिए वो ठीक है. तो क्या मतलब कोई भी लेवल है ड्रिंकिंग का जो सेफ है? क्योंकि आजकल जो एक कन्वेंशनल विजडम हो गई है मेडिकल कम्युनिटी में वो ये है कि देयर इज नो लेवल ऑफ ड्रिंकिंग दैट इज सेफ. As a doctor and as a person and as a father, I can never recommend to any person कि आप रेगुलरली कितना भी अल्कोहल लेना ठीक है. तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल टेकन रेगुलरली और एज बिंजेस इज सेफ. यस, कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अल्कोहल स्पेशली वाइन रेगुलरली पी जाती है और कहते हैं कि वहाँ हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस थोड़ा कम होता है. तो जनरली ये कहते हैं कि 3 to 5 glasses of wine every week is not going to do you harm. It may do you some good. But correlation is not causation, right? But correlation is not causation. Absolutely correct. So there are other factors in their diet. I mean, Mediterranean diets are particularly healthy diets. Yes. So you cannot equate the fact that वो खाली अल्कोहल इतना लेते हैं उसकी वजह से उनकी हार्ट डिजीज़ का, वो जो खाते हैं वो आप और मैं नहीं खाते. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, healthy oils, fresh seafood, processed seafood is noble, right? और whole fiber diets. एंड आपने देखा होगा किसी भी आप मतलब चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, चाहे आप गूगल कर लीजिए, चाहे आप पर्सनली किसी मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट में चले जाइए, आप जनरली टेबल्स पे देखेंगे 95% टेबल्स पे बहुत सारी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स पड़े रहते. अब हम लोग क्या ये रेगुलरली लेते हैं? तो सारी चीज़ें पुट टुगेदर make up the incidence of diseases in that population. So we cannot only copy the Mediterranean people for their wine disease. Without copying that other aspect. Dietary and other lifestyle.
अच्छा, इसमें एक तो ये अल्कोहल वाला पार्ट है, दूसरा ये है कि जो हमारी डाइट थी, कम से कम एटलीस्ट 30 साल पहले की भी अगर डाइट लें, उसके कंपैरिजन में जो आज है, खासकर जो यंग जनरेशन है जो हॉस्टल्स में रहती है या ऑफिस में काम करती है, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, तो वो उसके बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बट जो बैचलरहुड का जो पीरियड है, आई थिंक दैट पीरियड इन्वॉल्व्स गेटिंग द वर्स्ट डाइट पॉसिबल, कि आप मतलब होटल में खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, या बाहर का कुछ खा रहे हो, बिंजिंग नॉट ऑन अल्कोहल ओनली बट ऑन फास्ट फूड ऑल्सो। तो इन सब से इवन इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो उससे भी ये इश्यूज आ रहे हैं, जैसे जो NAFLD जो बोला जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है शायद आजकल, तो वो भी एक एस्पेक्ट है, रादर देन सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड नहीं, नॉन अल्कोहल रिलेटेड भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेस भी ज़्यादा है, डाइट भी ख़राब हो गया है, और उन सब चीज़ों से भी क्या उसमें भी केसेस आप देख रहे हैं कुछ अलग चेंज हो रहा है? अरियन, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने इस कॉन्वर्सेशन के शुरू में बोला था कि दो कारण हैं, दो कारणवश लिवर डिजीज बढ़ रही है। एक है अल्कोहलिक लिवर डिजीज और दूसरी है फैटी लिवर ड्यू टू नॉन अल्कोहलिक कॉजेज। अब ये नॉन अल्कोहलिक कॉजेज, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इन अ रूम व्हिच हैज 20 people, all of them not taking any alcohol, even then 6 to 8 of them will have fatty liver. 35-40% एडल्ट पॉपुलेशन को भारत में फैटी लिवर है। फैटी लिवर क्या होता है? जब लिवर के अंदर फैट चला जाता है, जैसे बाहर पेट पे, आर्म पे, लेग्स पे फैट दिखता है, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वाइटिश ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। वही वाइटिश ग्लोब्यूल्स लिवर में भी जमा हो जाते हैं। जब 5 से 10% लिवर फैट से रिप्लेस हो जाए रादर देन लिवर सेल्स, तो उसको फैटी लिवर। ये फैटी लिवर आजकल जैसे बोला 35-40% लोगों में है, और उसके दो प्रमुख कारण हैं। तो ये 30-35% ये पहले 20 साल पहले बहुत कम होता था, 10%, 15%। दिस हैज गॉन फ्रॉम 15% टू 35-40%। सो अगर मैं 100, अगर थोड़ा सा डाइग्रेस करें, 100 केस लिवर ट्रांसप्लांट देखे जाए तो सब लिवर ट्रांसप्लांट केसेस में लिवर फेलियर होता है या लिवर कैंसर होता है, तभी उनका ट्रांसप्लांट होता है। तो इन 100 अडल्ट्स में 35-40 को अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज है, 35-40 को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, और बाकी 15-20% बाकी कारण हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस B and C. 20 years ago, hepatitis C and B were the main causes. And alcohol was 15%, 20%, and non-alcoholic was 10 to 15%. Now the whole trend has completely reversed. The new scourge is non-alcoholic fatty liver disease. डायबिटीज़ होती है, ओवरवेट होता है, बैड लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, फैटी फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड सीरियल्स, नान्स. All of us like naans, but some people overdo it. So ये सारे खाने जो हैं, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में नहीं है, लिपिड्स बैलेंस में नहीं है, इन सब कारण से ही फैटी लिवर होता है, जो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है। और कोई भी फैटी लिवर अल्टीमेटली लिवर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, बिकॉज द फैट इज नॉट सपोज्ड टू बी देयर। जब भी कोई चीज़ उस अंग में जाएगी जहाँ उसको नहीं होना है, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है। सूजन के बाद लाइक यू गेट हर्ट, देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, then it heals up, then there is a scar. Same thing happens in the liver. कि जब inflammation आए, उसके बाद उसकी healing होगी, फिर scarring होगी। जब scarring 50% liver को replace कर देती है, तब उसको बोलते हैं cirrhosis। तब आपको पता लग गया कि cirrhosis क्यों होता है। किसी भी डैमेज से cirrhosis हो सकता है, चाहे वो अल्कोहल का डैमेज हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी डिपॉजिट्स का डैमेज हो, चाहे वो हेपेटाइटिस B हो या C हो। Eventually liver disease happens and liver cancer happens with liver damage from whatever cause. Damage, swelling, inflammation, healing, scarring, cirrhosis.
This is the cycle for all liver diseases. बट कैंसर कैन हैपन इंडिपेंडेंटली और ये इसी की लास्ट स्टेज है. 8% of cancer happens in a bad liver, which is already inflamed or has undergone cirrhosis. Only 2% cases can affect a otherwise normal liver. तो वही फर्टाइल ग्राउंड है उसके लिए. बिल्कुल. ये लिवर कैंसर एक काफ़ी डिफरेंट कैंसर है compared to any other cancer of the organ. Usually cancer affects healthy organs. I mean, some cases, yes, diseased organs, but majority of the cancers can affect healthy organs. Like in a kidney, like breast, like ovary, like skin. You can get cancers in healthy tissue. Like in liver में, most cancers will arise in a bad liver, in a liver which is already diseased by one of these causes. तो इसका जो रीज़न है, एक तो आपने बताया ये सब डाइट्स का है, और क्या फैक्टर प्ले करते हैं? क्योंकि एक मैं पढ़ रहा था कि एक फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस. ये क्या है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टिपिकली तब होती है कि जब द लीन बॉडी मास यानी द मसल मास रिड्यूसेस एंड द प्रोपोर्शन ऑफ फैट राइजेस. सो दैट इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर पीपल डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो आप बाहर से लीन एंड फिट दिख सकते हो. जी, पर generally what I'm saying is कि insulin resistance is a complicated thing. It's a medical thing. It's not very easy to explain it in a lay conversation. But bottom line is that the insulin क्या करती है? Insulin क्या करती है कि वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके ग्लाइकोजन बनाती है. ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है. ग्लाइकोजन इज अ फ्यूल फॉर द बॉडी. तो जब मसल को या किसी भी ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए होता है तो फिर वो लिवर का ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके उस ऑर्गन पे जाके एज अ ग्लूकोज कंज्यूम होता है. तो एक तरह से फ्यूल टैंक है लिवर ऑफ ग्लाइकोजन. एंड इंसुलिन इज द वन दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, राइट? नाउ दैट इज, इफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर ग्लूकोज एक्सेस में आ जाएगा. अब एक्सेस में आ जाएगा तो डायबिटीज़ भी होगी. एक्सेस में आ जाएगा तो एक्सेस ग्लूकोज will basically convert to fat and deposit as fat. So it's a vicious circle. Extra fat in the tissue causes insulin resistance. That is one of the causes of insulin resistance. The other could be genetic causes. Third could be drug-induced causes. There are lots of other causes. बट ये इशू भी बढ़ रहा है क्या? ये इशू भी बढ़ रहा है. भारत is supposed to be the capital of diabetes in the world. Sadly, we have that dubious distinction. बट ये क्यों हो रहा है? ये भी डाइट्स. So part of it is lifestyle and diet, and part of it is genetics, the way we are. अच्छा. So everything nowadays is genetics and epigenetics. Epi means the environment, the lifestyle, the behavior. And genetics is what the DNA that you and I have. True. दोनों में परिवर्तन आने से डायबिटीज़ होती है. So anyway, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर डायबिटीज़ होती है और एक्सेसिव फैट जमा होता है. लिवर में भी होता है, बाकी सब जगह भी होता है. तो उसी से लिवर डैमेज होता है. इनफैक्ट some people feel that there are reports, scientific reports, which say that 70 to 80% of diabetics will have fatty liver. And about 10 to 20% of people with fatty liver can develop serious liver disease, and 5% of them will have cirrhosis with or without cancer. So, people walking on the road with fatty liver is not a harmless situation. अच्छा, मैंने Actually, 1 to 2 in 10 out of them will develop a serious problem. हाँ, क्योंकि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि आपको फैटी लिवर हो सकता है, बट उसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली को होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इट विल डेवलप की. That is correct, but मैंने आपको proportion समझाया ना. अच्छा, इसमें आम लोग जो हैं, जो जिनमें दोनों में प्रोपोर्शन बढ़ रहा है और पहले नहीं था, इसका मतलब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या वो रिवर्सिबल है? फैटी लिवर हो गया, क्या वो रिवर्सिबल है? सेकंड, अगर उसको प्रिवेंट करना है, लाइक बने ही ना, वो सिचुएशन आए ही ना, तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सो सबसे पहले तो प्रिवेंशन बोलना चाहिए. अगर आप कॉज प्रिवेंट कैसे होती है कोई चीज़, जब आप उसके कॉज को समझते हैं और उसको रोकते हैं. तो किसी को डायबिटीज़ है तो उसको वही कंट्रोल करिए, डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अनफ इंसुलिन और ओरल ड्रग्स, जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, जिसको भी डायबिटीज़ है. टिपिकली your HbA1c, which is a measure of 3 months of glucose levels in the body, should be around the 6 mark or less. And that is good control of diabetes.
ओके एंड दूसरा ये है कि जब लिपिड्स किसी के ख़राब होते हैं तो लिपिड लोअरिंग मेडिसिन लेनी चाहिए. सी सबसे पहले देर आर अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, garlic, exercise, these are known things which reduce bad lipids. तो ये करिए. और इस सब से बात नहीं बनती है तो फिर मेडिसिन नहीं चाहिए. Medicines to control lipids and sugar are not that harmful. The lipids, the bad lipids and the excessive sugar are the harm. Those are the harmful things. तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि देखिए मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं लिपिड्स को बिना मेडिसिन के लोअर करूँगा, बट आप कर नहीं पाते हैं और लिपिड्स हाई रन करते रहते हैं. दैट्स अ बैड सिचुएशन. बेटर होगा कि लिपिड लोअरिंग मेडिसिन लीजिए ताकि लिपिड ठीक लेवल पे आ जाए. ठीक है ना. तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें, लिपिड्स को कंट्रोल करें, अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें. एनीबडीज वेट शुड बी लेस देन 10% हायर देन देयर ideal weight, which means that BMI, which is weight in kg over height in meters square, so weight over height square, should be less than 28. Normal 23 to 25 होता है, तो उससे 10% एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो 28 से कम रहना चाहिए. तो ये वेट होना चाहिए और फिर ईट हेल्दी. तो ये प्रिवेंशन ही है ना सब. डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, लिपिड कंट्रोल करिए, ईट हेल्दी, live a healthy lifestyle, enough exercise, and Don't drink. control your weight, and don't drink excessively. I mean, if somebody has a social drink, which is really a social drink, Yeah. 1 or 2 drinks in 15 days or 20 days, that's okay. उससे कोई काम नहीं होने वाला. But अब मैं सब लोगों को बोलो आप socially drink करें. और सोशली का उनका कॉन्सेप्ट अलग है. तीसरे दिन बोले डॉक्टर स्वामी ने बोला है कि socially drink कर लो, तो फिर where are they going to go? You know, that is the problem. इसमें जैसे आपने कहा कि मतलब एक तो ये सब है, लेकिन कई बीएमआई का जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया, बीएमआई में इंडिया में एक खासकर इशू है कि लोग दिखते नहीं है फैट, लाइक उनका बॉडी मास इंडेक्स भी ठीक होगा बट स्टिल दे विल हैव अ फैटी लिवर. ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में खास. Is about 10%. वो lean NASH बोलते हैं. अच्छा. लीन नैश होता है कि पर्सन इज लीन बट उनको फिर भी नैश होती है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. नया नाम आया है. हाँ. नया नाम को छोड़ दिया, नया नाम नहीं बोल रहा हूँ. हाँ. वो मेटाबॉलिक लिवर डिजीज बोलते हैं उसको, या स्टेटोटिक लिवर डिजीज बोलते हैं उसको, SND. तो दोज आर सर्टन, it could still be dietary factors because you may not be fat but you still may have non-unhealthy diet, you may have processed food, you know, and you may have कईयों का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR हाई होता है तो वो कुछ भी खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है, लेकिन लिवर में फैट आ सकता है. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं. देर आर सम जीन्स लाइक, मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूँ, PNPLA3 एक ऐसी जीन होती है, 3 जीन म्यूटेशन होते हैं जिसमें अगर जिसको होते हैं उनको फैटी लिवर डिजीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो ये क्या हम कहीं टेस्ट कर सकते हैं या? टेस्ट हो सकते हैं आजकल. अपना जीनोमिक टेस्टिंग होता है जिसमें बेसिकली दे गिव यू अ मैप ऑफ योर ओन जीनोम एंड आपको बताते हैं कि ये नॉर्मल से हटके आपके ये वाले म्यूटेशंस हैं, ये वाले नॉर्मल वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशन से ये डिजीज़ के इतने चांस हैं, इस डिजीज़ के इतने चांस हैं. ये एक रीड आउट आ जाता है, ये अवेलेबल है. एक कंपनी करती है 23andMe. हाँ, 23andMe, और दूसरा है मैप माई जीनोम, इंडिया में है वो. इंडिया में है. अच्छा. 23andMe तो यूएस का. सो वो ये मैपिंग करते हैं. अब देखिए इसमें जो एक्सपेंस, ये जैसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा टेस्ट नहीं होता है. आई थिंक अबाउट 5,000 to 7,000 रुपीज़ का होता है, बट दैट इज ऑल्सो, you know, it may be steep for some people. So if you can afford it, you can have it done. So that you basically know कुछ diseases का strong linkage. ठीक है ना. अब जैसे बच्चों में लिवर डिजीज होती है जिसमें कॉपर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है, विल्सन्स डिजीज, दैट इज रिलेटेड टू 1 gene. थैलेसीमिया होता है जिसमें अनीमिया होता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1 gene. तो उसमें जेनेटिक एनालिसिस कराओ तो
इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा ये डिजीज़ है। लेकिन कुछ होती हैं जिनमें 100 फॉर्म्स होते हैं, उसमें से 30 प्रीडिस्पोज करते हैं होने के और 30 बाकी के 70 के साथ नहीं होता है। लेकिन 30 में से किसी के 20 हैं, किसी के 22 हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगता है कि इनको होने के चांस है। कोई डेफिनेट 1-to-1 डायग्नोसिस नहीं होती है। So there are many diseases which are linked to genetic changes. There are many diseases which are strongly linked. Many are weakly linked. तो एक अपना मैपिंग हो जाए तो अच्छा है, आपको एक फ्यूचर के लिए पता लगा रहेगा। एक तो ये सब है, लेकिन एक जो एस्पेक्ट आता है वो कि जो हार्ट डिसीजेस हैं, क्या उनका भी कोई लिंक है लिवर से, बैड लिवर से? देखिए ऐसा है, हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज की जो लिंकेज है वो कुछ रेयर डिजीज में होती है। अच्छा। पर कॉमन लिवर डिजीज में जो हमने 4 बात की हैं, 4, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। दीज आर द 4 मेन कॉजेज ऑफ डिजीज इन अडल्ट्स। अच्छा। इनका हार्ट डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता है कि किसी को डायबिटीज है उसको हार्ट डिजीज भी है, उसको लिवर डिजीज, बैड लिपिड्स हैं उसको हार्ट डिजीज भी है तो उसको लिवर डिजीज, क्योंकि बैड लिपिड से कॉरोनरीज भी बंद हो जाती हैं और बैड लिपिड से फैटी लिवर भी हो जाता है। बट मान लीजिए किसी का फैट डायरेक्ट लिवर कॉजिंग हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज कॉजिंग लिवर डिजीज इज नॉट वेरी कॉमन। बट जैसे किसी का लिवर फैटी लिवर है, तो क्या उसके जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं दे इंक्रीज? वो फैटी लिवर का जो कारण वो सिम्टम तो सेम। डायबिटीज या लिपिड्स वो हार्ट डिजीज को इंक्रीज करते हैं। यू अंडरस्टूड? बिल्कुल। नहीं, जैसे आपने जेनेटिक्स की मैंने आपको बोला, हाँ, sorry I'm giving you a bad analogy, नहीं somebody abuses you, that spoils your hearing as well as it messes with your mind, but it's not that hearing caused the mess in हाँ, right? बिल्कुल। बहुत ही दोनों चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं साइमल्टेनियसली। अच्छा, आपने जैसे जेनेटिक्स की बात की, तो एक जेनेटिक्स वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ का तो फैक्टर है ही कि हमको पता चल जाता है कि कौन क्या है, लेकिन वो हमको ट्रीटमेंट में भी कभी काम आते हैं। जैसे एक रिसर्च हुआ था, उसमें पता चला कि देयर इज़ वन कास्ट that is not suitable to give anesthesia. That is in Andhra Pradesh. So because of genetics, वो म्यूटेशन उनका ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप एनेस्थीसिया देंगे तो that will react badly. क्योंकि हम एंडोगेमी काफ़ी 2000 साल से चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फिर जाना भी है, फिर कभी मतलब पूरे अच्छे से करेंगे, लेकिन लास्ट में ये बता दीजिए कि जेनेटिक्स का क्या एक सॉल्यूशन के तौर पे नेशनल लेवल पे हमको क्या एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए कि भाई नेशनल टेस्टिंग हो प्रोफाइल्स में सबके, और उसके बेसिस पे, क्योंकि कास्ट जो एंडोगेमी है उसकी वजह से हमारे काफ़ी कुछ कास्ट मेंबर्स जो हैं, पूरी की पूरी कास्ट, दे आर मोर प्रोन टू सर्टेन डिजीजेस। कुछ डिजीजेस उनको ज़्यादा प्रोन है वो, क्योंकि जेनेटिक्स तो सेम ही है लगभग, एक मतलब म्यूटेशंस जो हैं कास्ट लेवल पे। तो क्या एक ऐसा मैपिंग हो सकता है, क्या टेस्टिंग इस एटलीस्ट रिसर्च के लिए ये सब किया जाना चाहिए मेडिकल फील्ड में? आई एम अ लिवर स्पेशलिस्ट, और बच्चों की कुछ डिजीजेज होती हैं जो जेनेटिक्स से क्लोजली लिंक्ड होती हैं, ठीक है? लाइक आई टोल्ड यू, विल्सन्स डिजीज, टायरोसिनीमिया, थैलेसीमिया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, वो अडल्ट्स में भी होता है। सो ऐसी कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो yes, there should be a national program to define the diseases which are closely and strongly linked to genetics. उनकी टेस्टिंग तो definitely as a screening होनी चाहिए, especially in high risk populations. Yeah. Right? High risk population कैसे पता लगती है? कुछ geographies हैं जहाँ एक disease ज़्यादा common है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये आंध्रा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ड्रग सेंसिटिविटी इज क्वाइट कॉमन। एंड क्या होता है कि जीन म्यूटेशंस और SNPs बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, SNPs एंड जीन म्यूटेशंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद इवन ड्रग रिस्पॉन्स। तो जो आपने बोला वो सही है।
सो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वहाँ जो जेनेटिक टेस्टिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए, पर अगर आप कहें कि हर इंसान को अपना पूरा जीनोमिक एनालिसिस कराना है ताकि वो सर से पाँव तक सारी चीज़ें समझ सके, दैट इज ओवरकिल। नहीं, हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए वहाँ आप पहुँचे नहीं हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ना अफोर्ड कर सकते हैं ना भारत एज अ गवर्नमेंट का, यू नो फ्रॉम द गज एज अ स्टेट इंडिया कैन अफोर्ड इट एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल कैन अफोर्ड एंड नॉट इज इट नेसेसरी। सर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी आपके पास समय आपने इतना दिया वही बहुत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। Good to talk to you, Aryan. Thank you very much. थैंक्स।